मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने अभी अपने इकोनॉमिक्स के पिछले वीडियो में पढ़ा कि अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और दूसरा शास्त्र। अर्थ का मतलब हो गया धन और शास्त्र का मतलब हो गया विज्ञान, यानी कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान और अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। यह बात सबसे पहले अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने बताया था और उन्होंने ही इकोनॉमिक्स की सबसे पहली पुस्तक लिखित रूप से प्रकाशित की थी। इसलिए हम लोग अर्थशास्त्र के जन्मदाता एडम स्मिथ को मानते हैं। यह आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आता है कि अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन हैं, तो इसका जवाब है कि अर्थशास्त्र के जन्मदाता एडम स्मिथ हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा बताते हुए बताया था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या आज भी हम अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान ही मानते हैं? तो जवाब है नहीं। एडम स्मिथ ने जिस समय अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था, उस समय की समाज की परिस्थिति और आज की समाज की परिस्थिति में जमीन और आसमान का अंतर है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है, मनुष्य के रहन सहन, आचरण और व्यवहार में परिवर्तन आते रहता है। इस तरह से एडम स्मिथ द्वारा दी गई परिभाषा से वर्तमान की परिभाषा बिल्कुल अलग है। वजह यह है कि उस समय के रहन सहन स्तर और मनुष्य की जीवनचर्या जो है आज के दैनिक जीवनचर्या से बिल्कुल अलग है। तो एडम स्मिथ ने जिस समय अर्थशास्त्र की परिभाषा दी, उस समय से लेकर अभी तक की परिभाषाओं को अगर ध्यान दिया जाए तो अनेक विद्वानों ने अर्थशास्त्र की अलग अलग परिभाषा दी है, लेकिन प्रमुखता से अर्थशास्त्र की परिभाषा को 4 भागों में हम बांट सकते हैं। 4 भागों में सबसे पहला जो परिभाषा दिया वो आपको मालूम है एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ के बाद जो दूसरा अर्थशास्त्री जिनका नाम प्रमुखता से आया वो था मार्शल, और तीसरा रॉबिन्सन और चौथा सैमुअल्सन। आप ध्यान देंगे कि अर्थशास्त्र के इतिहास का अगर अध्ययन किया जाए तो जिस समय से अर्थशास्त्र का जन्म माना जाता है, उस समय से लेकर अब तक के अर्थशास्त्र को बांटा जाए अगर तो 4 भागों में बांटा जा सकता है। और मैंने कहा कि अर्थशास्त्र के अनेकों विद्वानों ने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है, लेकिन उनमें से प्रमुख 4 विद्वानों के नाम आते हैं, जिसमें मैंने कहा पहला एडम स्मिथ जो अर्थशास्त्र के जन्मदाता हैं, दूसरा आए मार्शल, तीसरा रॉबिन्सन और चौथा सैमुअल्सन। ये 4 नाम आपको याद रखना है। अभी 2 या 3 क्लास इंट्रोडक्शन के तौर पर मैं केवल आपको मौखिक समझाऊंगा और उसके बाद इन तमाम चीज़ों को मैं लिखित रूप भी प्रदान कर दूंगा, लेकिन तत्काल अभी मौखिक उसे समझे कि अर्थशास्त्र के इतिहास को का अगर अध्ययन किया जाए तो अनेक विद्वानों ने इसकी परिभाषा अलग अलग तरह से दी है, लेकिन उन विद्वानों में प्रमुख 4 विद्वानों के परिभाषाओं को हम अध्ययन करते हैं, जिनमें पहला एडम स्मिथ जो कि अर्थशास्त्र के जन्मदाता माने जाते हैं, दूसरा मार्शल, तीसरा रॉबिन्सन और चौथा सैमुअल्सन है। अर्थशास्त्र की जो परिभाषा एडम स्मिथ ने दी थी वे आपको मालूम है कि वह धन का विज्ञान है, यानी कि एडम स्मिथ द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा में उन्होंने धन को महान माना है। उन्होंने धन को प्रमुखता से बताया है। उन्होंने कहा कि अगर धन है तो मनुष्य अपनी तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, मनुष्य के रहन सहन, आचरण और व्यवहार में बदलाव आया और एडम स्मिथ द्वारा दी गई परिभाषा जिसमें कहा गया कि अगर मनुष्य अपना कल्याण चाहता है तो वह धन को प्रमुखता दे, और इसके वजह से समाज में एक गलत धारणा पैदा हो गई, और वह धारणा यह था कि मनुष्य अपने सुख और समृद्धि को केवल धन से आकलन करने लगे। अतः मनुष्य कहीं ना कहीं समाज कल्याण को दरकिनार कर दिया, मानव के मूल्यों का उन्होंने हनन कर दिया और वह केवल धन को ही प्रमुखता से मानने लगे, धन को ही वह सबसे बड़ा मानने लगे। तब जाकर के मार्शल इन समस्याओं को सामने लेकर आया और उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र का अध्ययन का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य
में धन के साथ साथ मानव कल्याण का भी जगह होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं होना चाहिए। धन हमारी तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो धन से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। अतः धन का उद्देश्य धन उतना ही कमाना है जितना कि मानव का क्या हो सके, कल्याण हो सके। तब अर्थशास्त्र के परिभाषा में एक नया अध्याय जुड़ कर आया, जिसमें मानव कल्याण को भी पहली बार शामिल किया गया था। तो अब एडम स्मिथ के द्वारा दी गई परिभाषा और मार्शल के द्वारा दी गई परिभाषा में क्या अंतर है, समझ में आ गया कि एडम स्मिथ ने जब अर्थशास्त्र की परिभाषा दी थी तो उन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, और उन्होंने उस समय के अनुसार बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि जिस समय उन्होंने यह बात कही थी उस समय मनुष्य की आवश्यकताएं कम थी, मनुष्य की जनसंख्या भी कम थी और संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी, जिसके वजह से अगर मनुष्य धन कमा लेता था तो उन्हें तमाम संसाधन की पूर्ति आसानी से हो जाती थी। अतः उस समय के अनुसार वह परिभाषा सही थी। लेकिन जब एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की यह परिभाषा दी कि मानव का कल्याण धन से है, अतः प्रत्येक व्यक्ति मानव कल्याण को कहीं न कहीं दरकिनार कर केवल धन को अधिक प्रधानता दी थी, जिसके वजह से मार्शल ने फिर कहा कि केवल धन कमाना समाज के लिए उचित नहीं है, धन उतना ही कमाइए जितना कि मानव का कल्याण हो सके। तब एडम स्मिथ के बाद मार्शल ने परिभाषा दी, जिन्होंने धन के महत्व के साथ साथ मानव कल्याण की भी बातों को रखा। फिर बहुत दिनों के बाद तक हम लोगों ने मार्शल की परिभाषा का ही अध्ययन किया और हम लोग यह मानने लगे कि अर्थशास्त्र धन के विज्ञान के साथ साथ मानव कल्याण का भी संसाधन है। इसके बाद कुछ समय जब व्यतीत हो गई तब रॉबिन्सन आए और रॉबिन्सन ने कहा कि मार्शल के द्वारा दी गई परिभाषा आज के अनुसार उपयुक्त नहीं है। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा, अब सवाल यहाँ ये उठता है। तो उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि मार्शल के बाद जब रॉबिन्सन का जन्म हुआ और रॉबिन्सन के समय में मनुष्य की आवश्यकताएं और अधिक बढ़ गई थी। मनुष्य क्यों, तो आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है मनुष्य की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे समय बीत रहा है मनुष्य नई नई चीज़ों की आविष्कार कर रहा है और नई नई चीज़ों के आविष्कार से मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ते जा रही है। यह चीज़ आप आसानी से समझ सकते हैं कि आप अपने घर पे अगर आपके पिताजी हैं और अगर आपके दादाजी हैं तो आप अपने दादाजी से जाकर पूछिए या गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति से पूछिए कि क्या आपके ज़माने में आज जितनी भी तरह की सुख और सुविधाएं हैं, बस, ट्रक, रेलवे, गाड़ियां या चीज़ों, मॉल या सिनेमा हॉल है, क्या उस समय वैसा थी? तो वे बतलाएंगे कि नहीं, उस समय का जीवन यापन और रहन सहन का स्तर अभी के समय से काफ़ी नीचा था। आज वे सभी चीज़ें का भी हम प्रयोग करते हैं जो उस समय प्रयोग नहीं होता था। अगर आपके दादा या बूढ़े व्यक्ति अगर होंगे तो वो कहते होंगे कि भैया हम लोग आने जाने के लिए घोड़ा गाड़ी या फिर बैलगाड़ी का उपयोग करते थे, जबकि आप अपने पिताजी से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि नहीं भाई, घोड़ा गाड़ी के बाद हम लोग बस से ट्रेवलिंग करना स्टार्ट किए थे। जब हम लोग वर्तमान में आएंगे तो हम लोग हवाई जहाज, एरोप्लेन, कार और मोटर कार की बात करेंगे। जिससे ये 3 जनरेशन तो आपको समझ में आ जाएगा कि समय बीतने के साथ साथ मनुष्य ने अनेक नई नई चीज़ों का आविष्कार किया और नई नई चीज़ों का आविष्कार से ही हम लोग नए नए मांग करने लगे। आज बताइए कि आज हम लोग मोबाइल का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या हमारे पिताजी हमारे एज में मोबाइल का प्रयोग करते थे? तो शायद वो मोबाइल का नाम भी नहीं जानते थे। उस समय वो लोग टेलीफोन का उपयोग करते होंगे। अब अपने दादाजी से पूछे कि क्या आप अब मेरे उम्र में जब थे 20, 22 या 24 साल के थे तो क्या आपके पास टेलीफोन या मोबाइल था? बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग लेटर लिखा करते थे। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है हम नए नए आधुनिक चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं और ये सभी चीज़ किसके वजह से हो रही? आविष्कार की वजह से। तो मैं फिर से यह रिपीट कर दूं कि आज का जो वीडियो है यह डेडिकेटेड है कि अर्थशास्त्र का जिस समय जन्म हुआ, यानी जिस समय से हम अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं उस समय से लेकर अब तक अर्थशास्त्र की परिभाषा एक जैसी नहीं रही। क्यों? क्योंकि मनुष्य के सामाजिक स्थिति, परिस्थिति, रहन सहन एक जैसा नहीं था। इसलिए समय समय पर अर्थशास्त्र की परिभाषा बदलते रही है। अनेक विद्वानों ने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है, लेकिन उनमें से प्रमुखता से 4 विद्वानों के परिभाषाओं का हम लोग अध्ययन करते हैं, जिसमें मैंने सबसे पहला नाम कहा एडम स्मिथ, जिन्हें हम लोग
अर्थशास्त्र का जन्मदाता कहते हैं, और उन्होंने अपनी परिभाषा में कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। दूसरा आए मार्शल, और मार्शल ने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान के साथ साथ उसका उद्देश्य मानव कल्याण होना चाहिए, अतः उन्होंने मानव कल्याण पर जोर डाला। और उसके बाद जो तीसरा आए वो कौन थे? रॉबिन्सन, और उन्होंने कहा कि इनके समय में मनुष्य की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ गई है, मनुष्य की आवश्यकताएं अत्यधिक हो गई है आविष्कार के वजह से, और उन संसाधन धीरे धीरे क्या होते चले गए हैं? सीमित। अब हम सीमित संसाधनों से अपनी अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे कर सकते हैं? जैसे हम बिजली का उपयोग कर रहे हैं, बिजली बनता है कोयले से, और आपको मालूम है कि कोयले एक सीमित संसाधन है। अगर हम कोयले का अंधाधुंध प्रयोग करते रहें तो एक समय कोयला खत्म हो जाएगा, तो हम बिजली का उत्पादन कैसे करेंगे? हम लोगों ने गाड़ियाँ बना ली, गाड़ी पेट्रोल से चलती है, हम लोग गाड़ियाँ बना लिए, मोटर कार बना लिए, एरोप्लेन बना लिए, अब ये सभी चलते हैं पेट्रोलियम से। लेकिन आपको मालूम है कि पेट्रोलियम भी एक सीमित संसाधन है। अगर इसी तरह से हम अंधाधुंध प्रयोग करते चले गए तो वह भी सीमित हो जाएगा। जिस तरह से जनसंख्या अधिक बढ़ रही है तो हमें जीवन यापन करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन अनाज से आती है और अनाज जमीन पर उगाया जाता है। अगर इस तरह से जनसंख्या बढ़ती रही तो जमीन एक समय कम हो जाएगा, यानी कि रहने के लिए घर जमीन पर चाहिए, उसे आना और जाने के लिए रोड जमीन पर चाहिए, स्कूल कॉलेज और विद्यालय जमीन पर चाहिए, और उसके लिए अनाज भी जमीन पर चाहिए। अगर इस तरह से जनसंख्या बढ़ती गई तो क्या इतनी भूमि रह पाएगी? तो जवाब है नहीं। तो अब बताइए कि जनसंख्या के आधार पर भूमि कम होता जा रहा है। एक समय तक जल असीमित मात्रा में थी, लेकिन आज हम लोगों को पीने के लिए योग्य पानी नहीं मिल रहा है, और ये सभी किसके वजह से हो रही है? कि मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ते जा रही है और संसाधन सीमित होती जा रही है। तब अर्थशास्त्र की परिभाषा में रॉबिन्सन आए और उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास धन होगा, लेकिन उस धन से आप संसाधनों को खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे धन से हम आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम खरीदने जाएंगे, लेकिन संसाधन ही नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे? तब यहाँ पर रॉबिन्सन ने हमारी ध्यान आकृष्ट किया कि हमारी जितनी भी संसाधन है उन संसाधन का हमें समुचित प्रयोग करना चाहिए। अगर हम संसाधनों का समुचित प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारे पास धन तो होगा, क्योंकि एडम स्मिथ ने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए और अपना सुख और समृद्धि के लिए धन कमा लीजिए। लेकिन हम धन तो कमा लेंगे, लेकिन धन कमाने से भी हम अपनी समस्याओं को खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संसाधन सीमित हो जाएंगे। तब रॉबिन्सन ने बतलाया कि धन कमाने से अधिक महत्व इस बात का है कि हम अपने संसाधनों का समुचित प्रयोग करें। और तीसरा जो आए अब वो सैमुअल्सन, और हम लोग जो अभी जीवन यापन कर रहे हैं वो हम लोग सैमुअल्सन के जीवन में चल रहे हैं। इसलिए अभी तक के अर्थशास्त्र की जो आधुनिक परिभाषा है वो सैमुअल्सन के अनुसार है। एडम स्मिथ की परिभाषा सबसे पुराना है और वह परिभाषा आज लागू नहीं होता है। उसके बाद मार्शल आए, उसके बाद रॉबिन्सन आए, और अभी जो आधुनिक युग के जो अर्थशास्त्री हैं सैमुअल्सन, और उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य विकास होना चाहिए, यानी कि डेवलपमेंट होनी चाहिए। आज हम सभी यह मानते हैं कि आज मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ गई है और संसाधन सीमित हो गए। यह भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस बात को मानता है कि जिस तरह से मनुष्य की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और नए नए आविष्कार कर रहा है, इन आविष्कार से एक समय ऐसा आएगा कि मनुष्य की आवश्यकता इतनी बढ़ जाएगी कि हम अपने संसाधनों से उन तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए सैमुअल्सन ने बतलाया कि अगर हम जीवित रह सकते हैं और अगर मानव का कल्याण चाहते हैं तो हमें विकास करना पड़ेगा, अपने संसाधनों को डेवलप करना पड़ेगा। यानी कि हमें ऐसी तकनीक बनानी होगी जहां कम से कम साधन से हम अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि हम अभी तक बिजली की प्राप्ति कोयले से करते थे, और हम जान चुके हैं कि कोयला एक निश्चित है और एक निश्चित समय के बाद कोयले की समाप्ति हो जाएगी। तब हम क्या करेंगे? तब उन्होंने दिमाग लगाया, तब कोयले के बाद हम लोग आज के डेट में बिजली यूरेनियम से बना रहे हैं, है ना? तो यूरेनियम से बना रहे हैं। उसके बाद है कि बतलाया गया कि सोलर का उपयोग करके हम उसका बिजली का खपत को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये किस पर आधारित है? डेवलपमेंट पर।
पहले हम लोग अधिक से अधिक भूमि पर कम से कम अनाज उत्पादन कर पा रहे थे, लेकिन आज हम लोग डेवलप कर चुके हैं, ऐसे आधुनिक बीज या आधुनिक खाद या उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं जहाँ से हम कम से कम भूमि पर भी अधिक से अधिक अनाज उत्पादन कर पा रहे, और ये सभी सैमुअल्सन के द्वारा दी गई विकासवादी सिद्धांत के अनुसार ही संभव हो पा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अधिक लंबा वीडियो आपको समझ में नहीं आ पाएगा, इसलिए आज अभी इतना ही। इस वीडियो का सारांश था कि अर्थशास्त्र की परिभाषा को हम 4 वर्गों में बांट सकते हैं। पहली परिभाषा जो धन का विज्ञान माना जाता है, उन्होंने एडम स्मिथ ने दिया, और एडम स्मिथ को हम अर्थशास्त्र का जन्मदाता मानते हैं। अर्थशास्त्र के जन्मदाता एडम स्मिथ हैं। उसके बाद दूसरी परिभाषा जो है वो रॉबिन्सन का माना जाता है। रॉबिन्सन ने अपनी परिभाषा में मानव कल्याण पर ध्यान दिया है। तीसरी परिभाषा जो है वो प्रमुख तौर से रॉबिन्सन का आता है, और रॉबिन्सन ने अपनी परिभाषा में कहा कि मनुष्य की आवश्यकताएं अत्यधिक बढ़ गई है और उसे पूरा करने के साधन सीमित है, अतः हमें सीमित साधनों का उपयोग करना सीखना पड़ेगा। और चौथी जो है वो सैमुअल्सन, जो आधुनिक विचारधारा है, वर्तमान में जो हम लोग जी रहे हैं, वो सैमुअल्सन के द्वारा दी गई विचारधारा का ही वही मानते हैं, और इन्होंने कहा कि वर्तमान में हमारा उद्देश्य डेवलपमेंट होनी चाहिए, यानी संसाधनों का हमें समुचित उपयोग करने के साथ साथ ऐसी तकनीक अपनानी होगी जिससे हम कम से कम साधन से भी अधिक से अधिक संसाधनों का उत्पादन कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन तमाम वीडियो से यह स्पष्ट हो रहा है कि अर्थशास्त्र हमें इसलिए पढ़नी चाहिए कि अर्थशास्त्र से हम अपनी आर्थिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ये बड़ा ही रोचक विषय है, और आगे जब हम वीडियो को पढ़ेंगे तो ये पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि पढ़ने के साथ आपको लगेगा कि मैं अपने जीवन में कुछ नई चीज़ों को सीख रहा हूँ। लेकिन इन सबों के बीच यह बता दें कि पढ़ाने में मज़ा तब आता है जब आप इस वीडियो को अच्छा तरह से देख रहे हों, समझ रहे हों, और इसका अप टू डेट हमें भेजते रहें। जैसे ही यह वीडियो आपको मिलता है वैसे ही आप प्रेजेंट सर लिखकर हमें भेजें, ताकि मुझे पता चल जाए कि यह वीडियो आप लोगों तक पहुंच रहा है, और जैसे समझ में आता है तो इसके बारे में अपना कुछ व्यू भी डालते रहें, ताकि मुझे पढ़ाने में अच्छा लगे। सारांश में यह कहा जाए कि जैसे यह वीडियो आपको मिलता है, मिलने के साथ आप ग्रुप में प्रेजेंट सर लिखकर भेजें। आज के लिए इतना ही।